गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों हमारी ये तांडव सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों ग्रुप डी ELP टेक्नीशियन RRB JEE से रिलेटेड जो है दोस्तों GK एंड GS से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं। जो कि आपकी दोस्तों जितने भी, जैसे ग्रुप डी का 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, ELP टेक्नीशियन 2024, RRB JEE 2024, इन सभी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हम आपके लिए इस सीरीज़ में करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज़ से जुड़ें। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है आपके लिए चल रही है। और इस सीरीज़ में दोस्तों जितने प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज, सॉरी दोस्तों शिफ्ट वाइज। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सीरीज़ जो है ये चल रही ये जो सीरीज़ जो है आपकी, ये दोस्तों जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा नहीं है 2024 2022 जिस प्रकार से ये एग्ज़ाम हुए हैं यही नहीं दोस्तों, जैसे ही आपके ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो आपके उससे भी पिछले जो एग्ज़ाम है, जैसे 2018 का है, 2019 का है, वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। यानी दोस्तों कम्प्लीटली जो है सारी चीज़ें आपके लिए कराई जाएंगी, ताकि दोस्तों कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कमी ना हो। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं आपके लिए दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो है दोस्तों क्लासें आपके लिए करा चुका हूँ, थ्योरेटिकल क्लासें। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं ली हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लासें लें, अपनी थ्योरी कंप्लीट करें और सीरीज साथ में लगाएं, ताकि दोस्तों आपको जो है पता चले कि जो थ्योरी मैंने आपके लिए कराई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना जो है आप उससे जो है एग्ज़ाम निकाल सकते हो और कहाँ तक वो आपके लिए अच्छी रहेगी, किस एग्ज़ाम तक आप जो है उसे इम्पोर्टेंस दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि जितनी भी मैंने थ्योरी कराई है, अगर आप उसे एक बार कर लेते हो, चाहे आप RRB JEE हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट का भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कम्प्लीटली आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो आप उन क्लासों को लें और आप इस सीरीज से जुड़ें। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे इस चैनल प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और आप सबको इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, कल आपकी 28 तारीख है और कल से आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो हैं फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 28 जुलाई। ठीक है। तो कल से आपके जो हैं दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हैं, तो आप फॉर्म भरें और तैयारी साथ में जारी रखें। ठीक है। और ये क्लासें आप लेते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं, और आज की हमारी ये दोस्तों 6ठी क्लास है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और कल की क्लास में हमने ग्रुप डी के जो हैं क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपके लिए कराए। आज है दोस्तों आपका ELP और स्टेज 1 है। स्टेज जैसे ही 1 का आपकी समाप्त होती है, सेकंड भी आपके लिए कराई जाएगी। ऐसा नहीं है केवल स्टेज कराकर आपके लिए कंप्लीट कर दिया। सेकंड में जो है दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 40, तो वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। ठीक है। तो आज की हमारी दोस्तों 25/11/2024 की जो है दोस्तों सेकंड शिफ्ट है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2024 में। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों, और अपने हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज से जुड़ सकें। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया था साइंस का दोस्तों, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। यदि दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाए तो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों उसका क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिस प्रकार से दोस्तों जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कि पृथ्वी की सरफेस है और यहाँ से हमने किसी वस्तु को गिराया, तो होगा क्या दोस्तों, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इस पिंड पर दोस्तों अपना बल लगाएगा, और बल लगाने पर क्या होगा दोस्तों, जब इसे मुक्त रूप से जो है डालेंगे, नीचे की तरफ छोड़ेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो इसका भार हुआ, फिर ऊपर से गुरुत्वाकर्षण भी बल लगा रहा है, तो वेग तो बढ़ेगा ही। तो आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। ना तो घटेगा, ना द्रव्यमान बढ़ता है, ना द्रव्यमान घटता है। द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, ये आपको याद रखना है। चाहे आप चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे आप कहीं पर भी चलिए, किसी भी ग्रह पर चले जाइए, द्रव्यमान हमेशा समान बना रहता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे।
और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था गलत युग्म का चयन कीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन है, जैसे स्वयंपोषी प्रथम पोषण स्तर के होते हैं, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर के होते हैं, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर के होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर के होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो गलत चयन यहाँ से पूछा गया है, तो जीवाणु जो है दोस्तों चतुर्थ पोषण के स्तर के ना होकर दोस्तों स्वयंपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं दोस्तों, स्वयंपोषी नहीं परपोषी, जो कि अन्य जीवों पर जो है रहते हैं, या फिर जैसे कि हमारे आंतों में पाए जाते हैं जीवाणु तो हमारे शरीर पर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यानी गलत आंसर है ये। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। ये तो सही है दोस्तों, सभी के लिए अलग अलग होता है। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तभी तो वो जुड़कर रहते हैं। आगे हम बात करते हैं, द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन है कि द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी प्रकार का हो। तो ये दोस्तों गलत है। हर द्रव का अलग अलग जो है दोस्तों कण का प्रकार होता है, उसका भार होता है, और अलग अलग भार के हिसाब से जो है दोस्तों उस पर आकर्षण बल कार्य करता है, उसके आकार के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, देखिए दोस्तों ये रहा कि गलत कथन का चयन कीजिए, और ऑप्शन है आपके सामने। पहला है दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल राइट। अगला ऑप्शन है निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। और नरजनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार। जैसे देखिए दोस्तों, ये कोई मादा का भाग है, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं दोस्तों अंडाणु। तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों, और यहाँ से मान लीजिए दोस्तों शुक्राणु यहाँ से एंटर करे। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई अंडाणु है, परिपक्व हो चुका है, अब वो निषेचन के लिए यहाँ पर जाएगा निषेचन नलिका में, और यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर ये निषेचन करेंगे। और जब ये निषेचन करने के बाद जब कंप्लीट इनका निषेचन हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स है दोस्तों। जब अंडाणु और मादा नरजनन जो अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं, उनके निषेचन से जो है दोस्तों युग्मनज का निर्माण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों किस ऑप्शन की, कि यहाँ पर नरजनन कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होती है और निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, परागकण ये नरजनन कोशिकाएं, देखिए दोस्तों आपके सामने ये पुष्प होता है कोई, ये कोई मान लीजिए दोस्तों कोई पुष्प है, ठीक है, और यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ इसकी निकली हुई हैं, जिसे दोस्तों हम स्टिग्मा कहते हैं, और यहाँ पर ये परागकण होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों नरजनन भाग, और इसे कहते हैं हम दोस्तों कम्प्लीटली मादा जनन भाग, जहाँ पर इसे हम अंडाशय कहते हैं, जहाँ पर अंडाणु जो है उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ये स्टिग्मा होती है और ये वर्तिकाग्र होती है। अब दोस्तों होगा क्या, यहाँ से परागकण निकलेंगे और इसके अंदर जाएंगे और अंडाणु से जाकर निषेचन करेंगे, और जो है दोस्तों एक नए वृक्ष का निर्माण होगा। निषेचन के बाद नया पौधा बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो इसका गलत ऑप्शन आपसे पूछा है, तो ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों जो मादा युग्मक है वो कहाँ होता है, अंडाशय में, यहाँ पर इस जगह, ना कि वर्तिकाग्र पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा, संवेग, शक्ति या त्वरण। तो ये कहलाता है दोस्तों शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, और अगला ऑप्शन है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। समांगी मिश्रण क्या है, जिसे घोलने पर दोस्तों मान लीजिए 2 पदार्थ हैं आपके पास, ये 2 पदार्थ हैं और इन्हें हम दोस्तों किसी टब में घोल देते हैं, तो समांगी मिश्रण क्या हो दोस्तों, उन्हें पहचाना नहीं जाएगा, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और विषमांगी मिश्रण, जब इनको मिलाने पर दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, और इन्हें अगर हम किसी
बर्तन में मिलाएं तो उन्हें पहचाना जा सके आसानी से। अब यहाँ पर पूछा है समांगी। समांगी तो पहचाने नहीं जा सकते, जैसे कि पानी में चीनी का घोल पहचाना नहीं जा सकता, जल में घुला लवण ये भी नहीं पहचाना जा सकता, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण ये भी नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये भी समांगी मिश्रण है। लेकिन जल में तेल का मिश्रण ये दोस्तों विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब आप पानी पर, ये पानी है और यहाँ पर जब आप तेल डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पानी के ऊपर ऊपरी सतह जो होती है उस पर जो है तेल हमें दिखाई देता है, तो ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि जब किसी पारदर्शी वस्तु का प्रकाश आपतित होता है तो हम किसी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है, यानी किसके कारण ऐसा होता है? प्रकाश के विवर्तन, परावर्तन, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण, या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा। तो किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ हम देखते हैं कि फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? किसमें दोस्तों? फलों और बीजों में। तो ये होती है दोस्तों साइटोकाइनिन की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए थ्योरी में करा चुका हूँ, तो फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है थ्योरी कंप्लीट करें, देखें, समझें, पढ़ें और क्वेश्चन लगाएं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्न में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? जो कॉपर होता है उसके विद्युत अपघटन जब उसका किया जाता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है? जैसे कि दोस्तों कोई बुझा हुआ चूना है, अगर उसमें हम क्लोरीन की क्रिया करें तो क्या होगा दोस्तों, किसका निर्माण होगा? व्यंजक चूर्ण का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियाँ निम्न में से किसका स्राव नहीं करती? लार का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पेप्सिन का, श्लेष्मा का। तो इन तीनों का तो करती हैं। और HCl तो दोस्तों हमारे जो आमाशय का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। पेप्सिन भी है, श्लेष्मा झिल्ली होती है जिससे श्लेष्मा निकलता है, लेकिन लार का जो उत्पादन होता है वो हमारे मुख से होता है, ना कि दोस्तों आमाशय से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता? तो कौन नहीं करता दोस्तों? विद्युत हीटर, जबकि जनरेटर करता है, पंखा भी करता है, मोटर भी करती है। नहीं करता है ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, विद्युत हीटर। अब चलते हैं दोस्तों आगे और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो ऐसा किसके कारण होता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, न्यूटन गति के द्वितीय नियम के कारण, न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण, या फिर दोस्तों हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। तो ये होता है दोस्तों शरीर के जड़त्व के कारण। जैसे दोस्तों आपको पता है दोस्तों, मान लीजिए हम किसी बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जिस जगह पर हम बैठे हैं, मान लीजिए खड़े हैं, अब नीचे से तो जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है वो करता है दोस्तों भार के हिसाब से। अगर भार ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, भार कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करेगा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम जो है बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारा जड़त्व है, वो हमें रोकने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन हम नहीं रोक पाते, क्योंकि दोस्तों बस की गति ज़्यादा होती है। और तृतीय नियम क्या है दोस्तों? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर आप मान लीजिए दोस्तों कोई नाव है जो पानी में बह रही है और आप नाव से उतर रहे हो, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे आप नाव से उतरोगे पानी के पार पर, किनारे पर, किसी नदी के किनारे पर, तो थोड़ा सा जो है जैसे ही आप उतरोगे तो जो है नाव जो है पीछे की ओर उसमें धक्का लगेगा और आप आगे की तरफ आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, श्रम विभाजन किस में होता है? एक कोश के जीव में, एक कोश के व बहुकोश के जीव दोनों में, केवल बहुकोश के, नाकोश के
ना एक कोशिकीय ना बहुकोशिकीय। तो ये होता है दोस्तों एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, जब हम देखिए दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा, ये भी डबल टाइप हो चुका है दोस्तों, तो प्लीज़ सॉरी गलती हो गई दोस्तों, माफ़ करना। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। और देखिए दोस्तों अभी तक अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सरीसृपों के लिंग निर्धारण में दोस्तों तापमान जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि अभिक्रिया Al2SO4 का होल ट्राइज प्लस BaCl2 की जब क्रिया हम कराते हैं तो AlCl3 प्लस BaSO4 जो है बनता है। तो इसका सही सुमेलित समीकरण क्या है? तो यह है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए समझा देता हूँ। Al2 तो एल्यूमिनियम की दो परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 हमने रख लिए। SO4 के 3 हैं, तो यहाँ पर 3 हमने रख लिए। अब आया दोस्तों 3BaCl2। तो देखिए दोस्तों 2 हमने यहाँ पर रखे, ये रहे दोस्तों। 3 यहाँ पर हैं, सॉरी दोस्तों 1 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों ये इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो 2 इसके हुए, तो 2 यहाँ पर हमने जोड़ दिया। और 1 बचा दोस्तों आपका यहाँ से ये वाला, तो 3 हुए, तो 3 यहाँ पर हमने ये कर दिए। अब Cl2 2 हैं, तो Cl2 2 कर दिए। अब बचा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, मैं तभी तो बोल रहा था ये मिस्टेक क्यों हो रही है। 1 मिनट दोस्तों, ये क्रिया है, इसकी अगर जब हम क्रिया कराते हैं तो पहले हम इसे जो है बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ये बैलेंस है। अब जब इसे हम क्रिया कराते हैं तो 2 Al थे, तो 2 रख लिए। 3 Cl3 थे, तो 3 थे। 2 ये और 3 इसके सामने लगा है, 3 दूनी 6 हुए, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो 2 Al के सामने भी है, Cl के सामने भी, तो 3 दूनी 6 ये हो गए और 6 ये हो गए दोस्तों। अब बचा 3BaSO4। तो SO4 कितने हैं दोस्तों? 4 तिया 12, तो 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 12 हुआ। और 3Ba, तो 3Ba ये हो गया। तो इस प्रकार से ये बैलेंस होती है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो मेरी बनी हुई है, वहाँ पर आप देख जाकर समझ सकते हो। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जो कि क्रियाएँ जो होती हैं, अभिक्रियाएँ जो होती हैं, इन्हें संतुलित करने का किस प्रकार से, कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो सारी चीज़ मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में ना आए तब तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि वीडियो आपके लिए लेकर आनी है या नहीं आनी। और आप इससे ही नहीं, किसी भी टॉपिक को आप बता दीजिए, उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आपको आसानी से समझाने की मैं कोशिश कर सकूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यही तो होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मूला पूछा है और पिछली वीडियो में तीनों फार्मूले मैं आपके लिए बता चुका हूँ, जैसे CnH2n+2, ये तो है एल्केन का। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यह है एल्काइन का। और एल्कीन का क्या होता है दोस्तों? CnH2n केवल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? तो कौन सा मॉडल है दोस्तों, कौन सा विकल्प है? केवल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R है, तो 5 मीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? देखिए दोस्तों 10 मीटर का R है,
मीटर आधा हुआ तो प्रतिरोध भी आधा होगा, तो 5.5 आर हो जाएगा। मान लीजिए 1 आर था, तो अब ये क्या होगा 0.5 आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके ग्रुप डी के ALP की CBT 1 में जो पूछे गए थे वो आपके प्रश्न थे। और यहाँ पर हमारी ये सीरीज समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।